मजे मजे में राहुल गांधी जी ने बोल दिया। उनको लग रहा था कि हमारे बाप का राज चल रहा है, हमको जो मन होगा हम बोलेंगे, कोई कुछ नहीं हमारा उखाड़ सकता। मजे मजे में भाजपा के नेता ने सोचा कि चलो एक कर देते हैं केस, क्या होगा। मजे मजे में इनके वकील साहब गए भी नहीं, मजे मजे में फिर सेंटेंसिंग हो गई। उसके बाद मजे मजे में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भयाक्रांत है, डरा हुआ है मोदी, डरो मत, फोटो चल रहा है, पोस्टरबाजी हो रही है। और मजे मजे में इन्होंने जो बोला था अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अनफॉर्चुनेटली अब वो अनफॉर्चुनेट उतने नहीं रहे, क्योंकि वो मजे मजे में अब पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं बचे। हिटलर और मोदी को आधा आधा करके, भाई एक ही तरह की पोस्टरबाजी कब तक करोगे। तुम्हें लगता है कि भाजपा के समर्थक वो हिटलर वाला मीम देख के वो जो है मतलब क्रोधित, कैसे तुमने हिटलर से कंपैरिजन किया। नहीं भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जिस फांसीवाद के बारे में लिख रहे हो, मोदी के बारे में, मोदी के समर्थक कहते हैं कि भाई मोदी जी उतने फांसीवादी आप हो जाओ, आप कम फांसीवादी, आप तो उदारवादी हो गए हैं। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। भाई किसने? दिल्ली की गलियों में जो नरसंहार हुआ था सिखों का, वो भी खून ही गिरा था और वो देश की ही धरती पे गिरा था। आप क्या उसको लोकतंत्र को सींचना बोल रही हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, जिसको अलग अलग तरह से वैश्विक मीडिया में दिखाया जा रहा है कि एक्सपेल कर दिया गया, कहीं पे लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है। दरबारी जो पत्रकार है उनका रिएक्शन आपने दिन भर, कल पूरे दिन और आज भी ट्विटर पे चलते हुए देखा ही होगा। प्रियंका गांधी ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। वही प्रियंका गांधी जिनके बारे में 2019 में था कि वो अपने भाई को हटाने की साजिश कर रही है ताकि स्वयं को कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में स्थापित कर सके। उसके बाद इसका एक और हिस्सा आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कहता क्या है, क्यों राहुल गांधी तुरंत ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिए, क्या इसमें भाजपा की कोई मतलब उनका कोई षड्यंत्र है, क्या है। इस पूरे मुद्दे पर हम 4-5 बिंदुओं में चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु जो है वो ये है कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि कुछ वर्ष पूर्व राहुल गांधी ने एक जगह पे यह बोला कि आखिर जितने चोर हैं उन सब के नाम में मोदी ही क्यों होते हैं। ललित मोदी के बारे में बोल रहे थे, नीरव मोदी जो भाग गया पैसा लेके, उनको लेके बोल रहे थे। स्पष्ट तौर पर संदर्भ जो था वो उनका था टारगेट करने को नरेंद्र मोदी को। लेकिन इसको जो है वहीं के एक जो नेता थे भाजपा के, उन्होंने इसे कहा कि नहीं, ये पूरे मोदी कम्युनिटी या तेली कम्युनिटी जो है ओबीसी में आती है, उसको पूरे कम्युनिटी को इन्होंने चोर कहा है। उसके बाद मानहानि का दावा जो है सूरत की एक न्यायालय में डाला गया और फिर उस पर केस चलता रहा। अब जब केस चलता रहा तो क्या हुआ कि इनके लोग अंतिम दिन तक, जब जिस दिन सेंटेंसिंग होनी थी उस दिन राहुल गांधी गए, उसके पहले किसी ने कुछ ना जवाब दिया ना कुछ मतलब बोला कि नहीं भाई नहीं बोला, उसका संदर्भ कोई उस तरह से नहीं किया गया। और 2 वर्ष की इनको सेंटेंसिंग, जो अधिकतम संभवतः दंड है मानहानि, क्रिमिनल मानहानि बोला जा रहा है, आपराधिक एकदम से, तो उसके कारण 2 वर्ष की इनको दंड मिल गया कि आप जेल में काटेंगे। अब कानून इसमें बहुत ही क्लियर स्पष्ट है कि कोई भी नेता या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, जनप्रतिनिधि, वो उसे अगर कोई भी अदालत निचली से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर 2 वर्ष या उससे अधिक का दंड देती है तो ज्यों ही वो प्रोनाउंस किया जाता है दंड, उसके बाद से उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। वो चाहे किसी विधायिका का हिस्सा हो, विधान परिषद हो या विधानसभा हो, ये सब का। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लॉ आया था, 2013 की संभवतः बात है, उस वक्त लीला मैथ्यूज का मामला संभवतः बताया जाता है। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इसमें अपील करेंगे, फिर अपील पे अपील होगा, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इस कारण से जो ही कन्विक्शन हो गया तो सेटल्ड माना जाए कि तुरंत ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें संसद या वो विधायिका या विधान परिषद या विधानसभा जो भी है, उसका कोई से नहीं है इसमें। उसमें सब कुछ क्लियर लिखा हुआ। और मैं चाहूँगा कि मेरी बात आप नहीं मानते हैं तो माननीय रवीश कुमार जी की बात तो आप मानेंगे ही। तो ये वीडियो आप देखिए जो रवीश कुमार समझा रहे हैं एनडीटीवी पर कि कैसे ये पूरा मामला बना और कैसे
आदमी स्वतः डिस्क्वालीफाई हो जाता है। रवीश जी की ये वीडियो देखिए। 10 जुलाई को लिली थॉमस बनाम भारत संघ और एसएन शुक्ला बनाम भारत संघ के मामले में कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि मौजूदा विधायक या सांसदों की सदस्यता दोषी पाए जाने के साथ रद्द हो जाएगी। अपील करने पर भी सदस्यता नहीं बचेगी। अदालत साफ करती है कि संसद को अधिकार ही नहीं है कि वो इस सेक्शन 8 का सब सेक्शन 4 तय करे। अब क्या है कि इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था तो मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए ने इस पर एक ऑर्डिनेंस लाया था कि नहीं, ये जो है इसके जो इतने स्ट्रिंजेंट, इतनी कठिन और असंभव प्रतीत होती जो क्लॉज और सब क्लॉज इसमें जोड़े गए हैं कि कोई अपील भी नहीं कर सकता, एक बार कन्विक्शन हो गया तो हटा ही दिया जाए, तो उसको निरस्त करने के लिए ये एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे जिसको राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, अगर आपको याद होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक कंप्लीट सर्कल जो है, वो पर्टिकुलर लॉ जो है वो राहुल गांधी पे आके पूरा होता है, वो पूरा वृत्त। अब देखिए कि राहुल गांधी ने उस वक्त क्यों फाड़ा था उसे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने उसे पूरा पढ़ा होगा, या राहुल गांधी ने मान लीजिए फाड़ ही दिया, तो ऐसा थोड़ा है कि अब फाड़ दिया तो संसद में ऐसा कानून है कि अगर आपके पार्टी का कोई नेता ऑर्डिनेंस को फाड़ देता है तो अब आप उस लॉ को तो ला ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं, उनके फाड़ने से ऑर्डिनेंस निरस्त नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको निरस्त करवा दिया, उसको वो फिर बैकआउट कर गए उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस से। अब यहाँ पर देखिए कि आखिर उन्होंने बैकआउट क्यों किया। अब आप फिर से जाए उस वक्त की सुपर पीएम थी सोनिया गांधी। राहुल गांधी की लॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग, रीपैकेजिंग कई बार हुई थी और राहुल गांधी उस वक्त कुछ भी नहीं थे। मतलब होता है ना, कोई यूनियन मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सरकार के कोई अधिकारी हो, वो कुछ भी नहीं थे। फिर भी इनको पुश करना था कि नहीं, राहुल गांधी न्यूज में कैसे बने रहे। तब वो इस तरह के कृत्य जो है राहुल गांधी लगातार करते रहते थे ताकि देश को यह दिखाया जा सके कि मनमोहन सिंह तो ठीक है, लेकिन अगला प्रधानमंत्री 2014 में नहीं, 19 में या जब भी वो करे, तब अगला प्रधानमंत्री के पद पे जो जाएगा वो राहुल गांधी होंगे। तो इस तरह की भावना से ग्रसित होकर उन्होंने इस तरह की नौटंकियां जो है राहुल गांधी से करवाएं। उन्हें हालांकि पता नहीं था कि 2014 में वो चुनाव हार जाएंगे, राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे। तो राहुल गांधी का ऑर्डिनेंस फाड़ना और कांग्रेस का उस ऑर्डिनेंस को वापस ले लेना, ये बताता है कि वो इस ऑर्डिनेंस के विरोध में नहीं थे। वो केवल यह दिखाना चाहते थे कि राहुल गांधी एक लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन पार्टी एंड गवर्नमेंट टाइप का लीडर है, जो अपने अंतरात्मा की ध्वनि सुन करके इस तरह के निर्णय लेता है कि वो ऑर्डिनेंस को फाड़ सकता है। तो ये उनकी ब्रांडिंग की एक प्रक्रिया थी, जिसका समापन आज इस पे हुआ कि वो लोकसभा से स्वतः उसी ऑर्डिनेंस के फटने के कारण एक तरह से वापस चले गए, डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। अब देखिए कि इसमें कहा जा रहा है कि इनके जो लोकल लॉयर्स थे, सूरत में जो इनके अधिवक्ता थे, वो असफल रहे हैं। वो लगातार एक के बाद एक, क्योंकि कोई केस जब प्रोसेस में आता है तो चाहे प्रोसिक्यूशन हो या दूसरे जो डिफेंड करने वाले हों, ये दोनों वादी प्रतिवादी वो जाते हैं, बहस होती है, विवाद होते हैं और उसको सुन करके एक निर्णय तक न्यायालय पहुंचती है। इसमें क्या हुआ कि एक ही पक्ष जा रहा था, दूसरा पक्ष ऑलमोस्ट एब्सेंट था। कहा जा रहा है कि 1 महीने पूर्व तक एक नोटिस दिया गया कि आके भाई कर लो, अब फाइनल सेंटेंसिंग होने वाली है, नहीं गया कोई, और बाद में फिर ये सेंटेंसिंग हो गई। अब जहाँ तक इस पर्टिकुलर मामले की बात है कि राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की सज़ा हो गई तो लोकतंत्र की हत्या बताए, राहुल गांधी इसके अलावा 6 और विषयों में, 6 और इन पे आपराधिक मामले चले हैं, चाहे मानहानि को लेकर के हो, झूठ बोलने को लेकर के हो, तरह तरह के, सब में वो बेल पे हैं। नेशनल हेराल्ड हो गया, अन्य 6 मामले हैं। तो जब उसमें इनको बेल मिल गई, उसमें इनके लॉयर्स जा रहे थे, तो सूरत में क्या आपको नहीं लगता है कि इनको बेल मिल जाती अगर ये चेष्टा करते, प्रयास करते? तो फिर बात यही आ जाती है कि क्या ये
कांग्रेसियों की या राहुल गांधी की एलीट मेंटलिटी है कि हमें तो कोई छू ही नहीं सकता, हमारे सरनेम में तो गांधी है, मुझे कैसे कोई कोर्ट जो है कन्विक्ट कर देगा, और कर भी देगा तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इतने कोर्टों ने मेरे ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। या तो इस मानसिकता के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि ये एक परफेक्ट सिचुएशन है, एकदम उत्तम परिस्थिति है जिसको हम भुना सकते हैं। सूरत गुजरात में है, माहौल चल रहा है अडानी वाला, गुजराती जो हैं वो चोर हैं, लुटेरे हैं, इस तरह की बातें इनके सहयोगी भी कर रहे हैं। तेजस्वी का एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा। माहौल गुजरातियों के खिलाफ एक विषाक्त वातावरण बनाने की चेष्टा की जा रही है। तो उसमें ये वाला अगर हो जाए कि गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्षों की, इन्हें यह आशा नहीं थी कि 2 वर्ष की सजा हो जाएगी, सोचा होगा 1 वर्ष की होगी, 6 महीने की होगी या कन्विक्शन हो जाएगा, लेकिन 2 वर्ष की सजा हो जाना और फिर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाना, ये इन्होंने संभवतः सोचा नहीं था। या फिर चूंकि अब मात्र 1 वर्ष बचा है अगले चुनाव में, तो ये अपने आप को कि हम तो है शहीद हो गए, क्योंकि शहादत की बातें तो कांग्रेस पार्टी खूब करती है ना, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी ये सब लेके, तो अब राजीव गांधी को लेके, तो राहुल गांधी भी छोटी छोटी शहादतें तो इसी तरह से दे ही रहे हैं। तो हो सकता है कि यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया का भी हिस्सा रहा होगा, कुछ मत करो, जब कन्विक्शन आएगा तब हमारा टूल किट गैंग जो है वो ऊपर आएगा, एक्टिव होगा, और उसके बाद हम बोलेंगे कि देखिए गुजरातियों ने न्यायपालिका तक को खरीद रखा है और उसे वो अपने हिसाब से चलाते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया गया, उसके ऊपर जो है देखिए हमें जो है लोकसभा के हमारी सांसदी छीन ली, और हमारी सांसदी नहीं छीनी है, ये सारे सांसदों के ऊपर हमला है। ये विदेशों में फिर दिखाया जाएगा कि सबसे बड़ा लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसके ऊपर इस तरह से हो रहा है। डेमोक्रेसी डेंजर में है, जो ये अभी कैम्ब्रिज और अन्य जगहों पे जाके कर रहे थे। और यह पहली बार नहीं हुआ है कि कोई इलेक्टेड एमपी या एमएलए जो है वो गया है। लालू यादव वही झेल रहे हैं, और लालू यादव जब कन्विक्ट हुए थे तो उस वक्त भी ये लोग, उसी वक्त संभवतः ऑर्डिनेंस आया था या ऐसा ही कुछ था, उसका प्रभाव उस पर पड़ने वाला था, तब कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया था, राहुल ने फाड़ दिया था ऑर्डिनेंस। तो ये सब भी आप देखेंगे, भले अभी तेजस्वी और बाकी लोग उनके समर्थन में हैं, लेकिन लालू यादव हैं, और भी अन्य बोला जाता है कि अलग अलग मामलों में पूरे देश में लगभग 32 सांसद और विधायक, जिसमें 7 जो है भाजपा के भी हैं, इसी पर्टिकुलर कानून के अनुसार उनकी न केवल सदस्यता समाप्त की गई है, वो डिस्क्वालीफाई हुए अपनी अपनी विधायिकाओं से, बल्कि अगले 6 वर्ष तक वो लड़ भी नहीं सकते। कानून यही कहता है कि जितना आपका कन्विक्शन है और उसके बाद के मतलब सेंटेंस जब आप पूरा कर लेंगे, उसके अगले 6 वर्ष तक आप जो है चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अब हम कुछ रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला आया है कि प्रियंका गांधी ने 4 ट्वीट का एक थ्रेड लिखा है, जो कि अच्छे दिन आने के मुझे लगता है संकेत है कि प्रियंका गांधी जो है ट्विटर पे थ्रेड लिख रही हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो चिर परिचित शब्दावली है इनकी कांग्रेस के लोगों की और ख़ास करके राहुल की और प्रियंका की, उसी में लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं एक एक करके ट्वीट जो है आपके स्क्रीन पे डालूंगा और उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला ट्वीट जो आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं कि मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है, और बाकी फलाना बात, ये सब जो लिखा हुआ है। अब बात यह है कि शहीद प्रधानमंत्री कैसे, मतलब राजीव गांधी के बारे में संभवतः प्रियंका जी बात कर रही हैं, तो वो शहीद प्रधानमंत्री कैसे हुए? क्या वो युद्ध लड़ रहे थे सीमा पर, या फिर वो जो है उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया जो राष्ट्र हित में वो कार्य था और वो कार्य करते वक्त जो है उनकी असैसिनेशन हो गई? नहीं, वो तो एक रैली में गए थे और फिर
उन्होंने जब पीस कीपिंग फोर्सेज भेजे थे, जिसका भारत पे भयावह प्रभाव पड़ा है, इस पर भी मतलब लोगों को अधिक बोलना चाहिए। और उसके रिटेलिएशन में जो है लिट्टे वालों ने उनकी हत्या कर दी। इसमें शहादत कहाँ से आ जाता है? शहादत मतलब अगर इस्लामिक संदर्भ में ना भी देखें तो दूसरे संदर्भों में वो वीर गति को कैसे प्राप्त हो गए? और क्या राजीव गांधी के बाकी जो घोटाले हैं उनको एक तरफ रखा जाए और उनकी जो कथित शहादत हो जाती है उनको रखा जाए तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? हमें यह भी देखना चाहिए। और फिर फलाने के बेटे को मीर जाफर कहा, तो मीर जाफर का बाप कौन सा मतलब देशद्रोही था भाई? जो व्यक्ति ने जैसा कार्य किया है वो तो उसी से जाना जाएगा। क्या राहुल गांधी ने एक बार नहीं, वो पिछले बार यूएस के भी एक यूनिवर्सिटी में थे, तो क्या उन्होंने वहाँ पर नहीं कहा था कि ये आश्चर्य की बात है कि भारत में देश लोकतंत्र की हत्या हो रही है और यूएस जैसे राष्ट्र जो है वो देख रहे हैं, दे मस्ट कम एंड डू समथिंग, इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। वही इन्होंने कैम्ब्रिज में भी जाके वहाँ पे भी दोहराया कि यूएस और यूरोप जो है भारत में हो रही चीज़ों पे वो चुप नहीं बैठ सकता, उनको आना चाहिए। तो वो बाहर की शक्तियों को बुला रही है कि आप जो है हमारे यहाँ का लोकतंत्र सही कर दो। तो क्या यह राजद्रोह नहीं है? बिल्कुल है। और जिनको नहीं लगता उनको राजद्रोह की परिभाषा जो है थोड़ी समझनी चाहिए कि आप भारतीय लोकतंत्र के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होके जिसने भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के ऊपर प्रतिज्ञा ली है, शपथ लिया हो, आप उसको परे रख के एक विदेशी धरती पे जो औपनिवेशिक मतलब जिन्होंने आपको गुलाम बनाए रखा था, वैसी शक्ति से आप मदद मांगने जा रहे हैं। वो भी तब जब संदर्भ बदल चुके हैं। आज हम उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, हमारी इकोनॉमी उनसे बेहतर कर रही है, तब आप इस तरह की बातें करते, तो क्यों ना इसे राजद्रोह की तरह देखा जाए। दूसरा ट्वीट जो है इसी के कंटिन्यूएशन में प्रियंका जी ने लिखा है कि आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं कि पूछा कि वह नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सज़ा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। अब आप देखिए इसमें भी एक झूठ है। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने मानहानि किया है तो आप केस तो करो। जिसकी मानहानि हुई वह जाकर केस करेगा ना, तो आप करो प्रधानमंत्री पर केस या किसी के भी ऊपर। वैसे इन ऑफिस अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती, संभवतः कानून यह कहता है। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा, आप एक बार एफआईआर तो करते, या आप संसद भवन के अंदर ही जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनसे आप जाकर आरोप मढ़ते कि भाई ये देखिए हमारे पूरे खानदान को बोला जा रहा है। अब अगर नरेंद्र मोदी जी की वह स्पीच भी सुनी जाए तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो डकैत थे, चोर थे, सारे नेहरू चोर होते, नहीं। उन्होंने खाली एक प्रश्न पूछा कि आखिर ऐसी क्या मतलब व्यवस्था रही होगी कि कोई नेहरू सरनेम नहीं रखता आपके परिवार में। आपके परिवार भी नहीं बोला कि बाकी लोग नहीं रखते। सही बात है, क्यों नहीं रखते? आपने गांधी क्यों चुना? कुछ तो होगा लॉन्ग टर्म गोल। आप में गांधी आता कहां से? तो ये सब आप देखते हुए चलिए भाई। और उसके बाद फिर ये फर्जी की बातें हैं कि इमोशनल अपील कर रहे हैं कि नहीं देखिए हमारे परिवार को विकास। कहा था, बुरा लगा, केस कर दो, उसके बाद कोई जज सजा देगा। जज अपने मन से थोड़े बैठ के कोई रैंडम जगह का जज। इतने न्यायालय हैं, 700 के लगभग जनपद हैं इस राष्ट्र में, 700 न्यायालय वहाँ हो गए, फिर हाई कोर्ट्स हो गए, 25 से ऊपर हाई कोर्ट है संभवतः, और फिर एक सुप्रीम कोर्ट है। तो आप क्या चाहते हैं कि 700-750 न्यायालय में कोई भी रैंडम जज उठा के बोल दे कि नहीं प्रधानमंत्री ने गलत बोला है, अब इसको 2 साल की सजा दे दी जाए बिना कोई केस किए हुए। आगे वो लिखती हैं कि राहुल गांधी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया? उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए।
अब इसी में आगे वो लिखते हैं, आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। अब इसमें यह कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खून से सींचा है। भाई किसने? दिल्ली की गलियों में जो नरसंहार हुआ था सिखों का, वो भी खून ही गिरा था और वो देश की ही धरती पे गिरा था। तो आप क्या उसको लोकतंत्र को सींचना बोल रही हैं? क्या उस पर्टिकुलर इस तरह के आरोप से आप बच सकते हैं? या लोग आपको लगता है कि भूल जाएंगे कि आपके परिजन, मतलब भारत में ये अकेला ऐसा दंगा था सिखों के खिलाफ जो दिल्ली में हुआ था 84 में, जिसमें दो समुदाय नहीं, एक पार्टी के काडर ने सिखों की हत्या की थी, नरसंहार की थी। पार्टी एक पंथ के साथ लड़ी थी दंगा, अकेला ऐसा दंगा था। हमें इसे उस तरह से देखना चाहिए। तो कोई लोकतंत्र को नहीं सींचा गया। आपके परिजनों ने जीप घोटाले से लेके बोफोर्स, अगस्टा वेस्टलैंड, तमाम तरह के घोटाले किए हैं, जिसके बारे में मतलब आपकी हार जो हुई है 2014 के चुनाव में, उसमें आप देख लीजिए कितने करोड़ों के घोटाले किए, या आपने पब्लिक एक्सचेकर को कितने लाखों करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। तो ये सब फर्जीवाड़ा जो है वो बंद कीजिए। इन्होंने आगे वो लिखा है अगले ट्वीट में, हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका, कभी नहीं झुकेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। आपकी रगों में खून जो दौड़ता है, मैंने अभी गिना दिया आपको कि जीप घोटाले से लेके बोफोर्स तक आपके पिता, आपके परनाना, ये सब रहे हैं, उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, वो सार्वजनिक है सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर आपकी माताजी के भी सुपर पीएम जब वो थी, उनके भी टेन्योर में अलग अलग आपके मंत्रियों ने जो 2G घोटाला, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, ये सारा किया है। ये तो कुछ बड़े बड़े हैं जिसमें लाख करोड़ रुपये के घोटालों की बात है, और छोटे छोटे तो आपने जितने किए उसी का तो पाप है कि आप आज इस स्थिति में हैं कि आप मतलब जो एक कोटा होता है नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, वो भी पिछली बार जो 44 सीट आपकी थी तो वो नहीं बन पाए थे। तो आपको स्वयं सोचना चाहिए कि इतना रक्त से सींचा था आपके परिवार ने, तो ये हालत क्या है? क्या भारत की सारी जनता मतलब एक साथ पगला गई है क्या? तो ये गोल गोल बातें करने से कुछ भी साबित नहीं होने। और सत्ता लोभी तानाशाह, लोग देखिए, लोगों को लगेगा कि नहीं उसने मोदी कम्युनिटी को तेली कह दिया। उससे कहीं बड़ी बात यह है कि आप एक 2 बार के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को और मैसिव मैंडेट के साथ आया है, न केवल केंद्र में बल्कि कई राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है, और उसको आप सत्ता लोभी तानाशाह बोल रहे हो। ये लोकतंत्र की हत्या है सही मायनों में। लोकतंत्र तो लोक का तंत्र है ना, जो लेड आउट प्रोसीजर है, उसके बाद चुनाव होता है, उसके बाद लोग चुने जाते हैं। आप उसको सत्ता लोभी तानाशाह कैसे कह सकते हैं? सत्ता लोभी तानाशाह कह देना किसी भी दिन किसी ओबीसी कम्युनिटी को चोर कह देने से लोकतंत्र की हत्या के संदर्भ में वो हमेशा ही बड़ी गाली या बड़ा आरोप, एक तरह से बड़ा आरोप नहीं, अपराध कहा जाएगा। कौन सत्ता लोभी नहीं होता? सत्ता लोभी मतलब क्या कांग्रेस वाले जो है वो 50 वर्ष के हो रहे हैं और संन्यास आश्रम को चले जा रहे हैं? सत्ता लोभी कहने से क्या तात्पर्य है? सत्ता लोभी वो होता है जो ड्रैग करता रह जाता है अनंत काल तक के लिए। और ड्रैग कौन कर रहा है? कौन सा परिवार जो है ड्रैग कर रहा है? कौन सा परिवार एक जो मतलब मूर्ख है व्यक्ति, उसको बार बार वो जो है इस तरह से प्रमोट करना चाह रहा है कि नहीं यही राष्ट्र का भविष्य है। सत्ता लोलुपता उसको कहते हैं, उसको नहीं जो एक्चुअल में चुनकर गया है और उसके बाद से जो संविधान सम्मत जो भी न्याय व्यवस्था है, जो भी कानून व्यवस्था है, जो भी नीति की व्यवस्था है, उसके हिसाब से चल रहा है। अब हम आगे कुछ जर्नलिस्ट को कोट करेंगे। आरफा खानम का ट्वीट देख लीजिए, आप आरजे साइमा का ट्वीट देख लीजिए, आप अन्य तरह तरह के लोग हैं। कोई मतलब हिटलर के साथ फोटो लगा रहा है, वो कांग्रेस का श्रीनिवास
बीवी करके है, जिसको कोई कहीं भाव नहीं देता है, लेकिन बेचारा वो लगातार लिखते रहता है। ये सब मीमबाजी चल रही है, या बोला जा रहा है डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। बताइए इन सब से हासिल क्या होने वाला है? ये आप लिखते रहो और इनको लगता है कि यह सब लिखने से कुछ बदल जाएगा या ये लोग कुछ नया लिख रहे हैं। नहीं, आप देखिए कि इन्होंने हर बार इसी तरह की बातें लिखी हैं, इसलिए ये एक तरह से प्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि अच्छा ये हो गया तो आप भी या मैं भी इनके बदले इस तरह के ट्वीट कर सकते हैं, जो चाहे आरजे साइमा हो या ये लोग करें। ये लोग इनके गुड बुक्स में आना चाहते हैं। इनको यह होप है कि कभी तो सवेरा आएगा, कभी तो उस तरह से पद्मश्री बांटे जाएंगे, जैसे रवीश को मिल गया था, जैसे बरखा को मिल गया था, जैसे राजदीप को मिल गया था। कुछ तो मेरे साथ भी हो जाएगा आगे। तो मैं उस गुड बुक्स में आने के लिए क्या क्या लिखूं, क्या क्या किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करूं, तब जो है ये लोग उसी में लगे हुए हैं। फॉरेन पब्लिकेशंस को देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को यही समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन और एक्सपेलिंग ये दोनों चीज़ों में क्या अंतर है। इटली की मतलब पत्रिका है, उसमें लिखा जा रहा है, फ्रांस के उसमें लिखा जा रहा है, बीबीसी लिख रहा है, हर जगह पे इसको इस तरह से कवर किया जा रहा है कि भाई बिगेस्ट और लास्ट अपोजिशन लीडर ऐसा था जो मोदी से प्रश्न पूछता था और उसको संसद से निकाल दिया गया। संसद में राहुल गांधी ने कितने प्रश्न पूछे हैं इसका भी संसद के वेबसाइट पे है। प्रश्न आता है 0। वो प्रश्न नहीं होता जो आप मजे मजे में पूछ देते हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है। वो सब एक्सपंज कर दिया जाता है, वो अनर्गल प्रलाप बोला जाता है, जो आप चाय की दुकान पे भी कर सकते हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन संसद में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कुछ भी कहने के लिए आपके पास साक्ष्य होने चाहिए। आप किसी अखबार के पन्ने पर लिखी बातों को या अपने तरह के दरबारी चाटुकार पत्रकारों की कही हुई बातों को, उसको आप ब्रह्म वाक्य मानकर जो संसद में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से भी राहुल गांधी ने कभी प्रश्न पूछा ही नहीं। तो ये सब जो लिखा जा रहा है कि प्रश्न पूछने वाले को मोदी को तो क्वेश्चन अभी भी कर सकता है। अभी भी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे होने वाली है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12:25 हो रहे हैं। तो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो उसमें पूछते रहे मोदी क्वेश्चन, रैलियां करे, साल भर है उनके पास, अभी रैली कीजिए और आप जितने प्रश्न पूछने, किसने रोका है भाई। कांग्रेस जो है, वो कांग्रेसी जो है, मीम मैंने बोला कि वो हिटलर और मोदी को आधा आधा करके, भाई एक ही तरह की पोस्टरबाजी कब तक करोगे? और तुम्हें लगता है कि भाजपा के समर्थक वो हिटलर वाला मीम देख के वो जो है मतलब क्रोधित, कैसे तुमने हिटलर से कंपैरिजन किया? नहीं भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जिस फांसीवाद के बारे में लिख रहे हो, मोदी के बारे में, मोदी के समर्थक कहते हैं कि भाई मोदी जी उतने फांसीवादी आप हो जाओ जितना आपको बताया जाता है, आप कम फांसीवादी, आप तो उदारवादी हो गए हैं। तो तुम जब हिटलर से कर रहे हो तुलना, उससे किसी मतलब भाजपा वाले को तो कोई अपराध बोध होगा नहीं, उस पर कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है भाजपा वालों को। वो नॉर्मल अपना जीवन जो है वो जी रहे हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इन मीमों से। इनसे वस्तुतः उनको और अच्छा फील होता है कि अच्छा ये लोग इस तरह से कर, हम तो चाहते हैं कि इस तरह का मोदी हो जाए। राहुल गांधी का मैंने बताया कि 1 बजे से संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा वो हम सब जानते हैं। मैं अभी आधे घंटे के बाद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या बोला जाएगा। एक तो बोला जाएगा कि डर गया, मतलब पूरी नरेंद्र मोदी को इतना डर लगता है कि उन्होंने साजिश करके हमें निकलवा दिया। अब इसमें एक बात जानने योग्य यह है कि ये कानून लाया कौन था, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त तो मोदी कुछ नहीं था ना सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने वाला, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लगाया कि नहीं भाई डिस्क्वालिफिकेशन होगा, मतलब जो ही अपराध सिद्ध होता है और कन्विक्शन हो जाता है, आप उसी समय से डिस्क्वालीफाई हो गए, अपील बाद में चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने किया। ऑर्डिनेंस कौन लाया? आपकी सरकार लेकर आई। ऑर्डिनेंस को फाड़ा किसने? आपने स्वयं ही उसको फाड़ा है। और उसके बाद से आपके पहले 32 और लोग भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं।
तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, यही कानून चल रहा था। तो आज आप जब डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं तो कैसे मतलब लोकतंत्र की हत्या हो जाती है? तो ये वहाँ पे इसी तरह की बातें करेगा कि डर गए हैं मोदी जी। इसमें इतनी चीज़ें मैंने बताया, मोदी कहीं पे नहीं है इसमें। आपको लगता है कि मोदी जो है सूरत की एक छोटी सी अदालत को इन्फ्लुएंस करने जाएगा, उसके पास इतना खाली टाइम है? और क्या यूँ तो हम लोग हास्य में यह सब बातें करते हैं कि राहुल गांधी के होने के कारण भाजपा मजबूत है, लेकिन यह एक सत्य भी है कि राहुल गांधी संसद में जब जाते हैं और जब बोलते हैं और उसकी कवरेज नेशनल टेलीविज़न पे होती है और सोशल मीडिया पे होती है, तो भाजपा का जो एक लक्ष्य है, उद्देश्य है कि राहुल गांधी को एक डम्बो की तरह, एक मूर्ख की तरह सुशोभित किया जाए, अलंकृत किया जाए, उसमें ये सफल होते हैं। मोदी या भाजपा कुछ नहीं करना होता है, राहुल गांधी स्वतः मुंह खोलते ही एक्सपोज होने लगता है कि वो वस्तुतः है क्या, उसमें कितना मटेरियल है। तो इस कारण से भाजपा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। अब इसी तरह से फिर बोला जाएगा कि मैं अडानी पे बोल रहा था इसलिए। भाई तुम अडानी पे इस संसद सत्र में बोलना आरंभ किए हो, तुम पे केस जो है 3 साल से चल रहा था। आप उस हिसाब से भी देखिए कि ये कहाँ जा रहा है। 1 महीने पहले तुम्हारे लॉयर को बोला गया कि भाई आके कुछ बोल दो, तुमने कुछ नहीं बोला। फिर ये आगे बोलेंगे कि मैं जो है बोलता रहूँगा, मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा चाहे मोदी मुझे। इस तरह के कीवर्ड्स आपको देखने सुनने को मिलेगा। वो बोलेगा कि मैंने सज़ा चुनी है, मैं माफ़ी वीर नहीं हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये 12:29 अभी हो रहे हैं, 1 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मैं आपको एकदम मैं निश्चिंत हूँ और मैं कंफर्म हूँ कि यही 4-5 शब्द आपको उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस। डर गया है मोदी जी जो है मुझे फंसा कर रखना चाहते हैं ताकि मैं जनता की आवाज़ न बन सकूं। अडानी पे बोला इसलिए मेरे ऊपर इस तरह से घेराव किया जा रहा है। मैंने सज़ा चुनी है, मैंने चुना है, मैंने माफ़ी नहीं मांगा है। ये सारी बातें 4-5 चीज़ों पे ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस घूमेगा। और अगर इससे इतर जाता है तो हम हो सकता है संभवतः शाम में एक जो है लाइव करके फिर मज़े लेंगे, क्योंकि आनंददायक बातें तो ये करेंगे ही। अब प्रश्न आता है कि क्या यह लोकतंत्र की हत्या है? इस पे एक सिंपल सा मतलब, चूंकि कांग्रेस वालों ने और उनके दरबारी चाटुकार पत्रकार हैं, उन्होंने इतना इस पर्टिकुलर टर्म को अब्यूज किया है लोकतंत्र की हत्या को कि अब कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। वो भेड़िया आया वाला सिंड्रोम हो गया कि नोबडी टेक्स देम सीरियसली। जब भी वो बोलते हैं डेथ नेल फॉर डेमोक्रेसी और इस तरह की बातें करते हैं। इसके बाद एक कल मैं स्पेस वार्ता कर रहा था ट्विटर पे, तो उसमें किसी ने बोला कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इससे लाभ पहुंचेगा, एक वेव ऑफ सिंपैथी जो है क्रिएट होगी। अब देखिए, इस बात को आप ऐसे समझिए कि 3 दिन पहले तक जब ये कन्विक्शन नहीं हुआ था, तब तक कांग्रेस के सारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, या राहुल गांधी जो बोलते हैं, या सोनिया गांधी तो आजकल बोलती नहीं, खड़गे जी जो भी बोलते हैं, उसमें और जब कन्विक्शन हो गया उसके बाद में आपको उनके कीवर्ड्स में कोई भी भिन्नता दिखी नहीं है। वो वही बोल रहे हैं। तब भी चिल रहा, मोडानी बोल रहे थे मोदी हिटलर है, मोदी डरा हुआ है, हम लोगों की आवाज़ है, वो तब भी बोल रहे थे, अब भी बोल रहे हैं। कांग्रेस को इसका लाभ तब मिलता जब कांग्रेस एक नॉर्मल एक पार्टी जो होती है, एक जो स्वस्थ विपक्ष जिसको बोला जाता है वो होता, वो करते रहते, ये मुद्दों पर आवाज़ उठाते, और तब ये हो जाता तो कुछ डिसरप्टिव टाइप का लगता कि नहीं यार ये कैसे हो गया। यहाँ पे जो भाजपा ने कभी किया नहीं, वही सारी बातें पिछले 9 साल से बोली जा रही हैं, और उसकी गति जो है और इंटेंसिटी जो है दोनों ही अधिक होती जा रही है। तब जाकर आपको लगेगा कि नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इससे किसी को कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली, कोई सहानुभूति नहीं मिलना। उसका एक और कारण है,
कांग्रेस की छवि जो है वो वैसे लोगों में जो इनको पहले वोट दिया करते थे, अपने आखिर आप सोचिए ना कि 200 सीट पाने वाले लोग और एक समय 445 सीट पाने वाले लोग आज 45 और 50 सीट पे कैसे सिमट गए? कोई तो कारण होगा ना। तो कौन लोग हैं जो बदल गए? कुछ तो लोग बदले होंगे ना, नहीं तो इनको मेजॉरिटी आती थी, अब क्यों नहीं आती? तो सिंपैथी क्यों नहीं हो रही है क्रिएट? भारत जोड़ो यात्रा भी कर ली, उसमें भी हर दिन नए प्रपंच गढ़े इन्होंने। तो क्या एक्चुअल में पब्लिक का कनेक्ट है उसमें, या भाड़े पर लोग लाए जा रहे हैं कंटेनर में, उसको बिठा के वो चल रहा है? तो जहाँ तक पीछे चलने की बात है, सिंपैथी का वेव और राहुल गांधी को लाभ मिलेगा, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपनी वार्तालाप जो है, अपनी चर्चा का स्तर पहले भी वही रखा हुआ था, आज भी वही रखा हुआ है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो उसी इंटेंसिटी को मोदी को गरिया रहे थे तब भी और आज भी, अंतर कुछ भी नहीं है। उसमें राहुल गांधी के साथ ये हो जाना एक सामान्य सी घटना है जो इन्होंने स्वयं ही ट्रिवियलाइज कर दी है, क्योंकि ये पहले ही डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इतनी बार बोल चुके हैं कि अब वस्तुतः इनको जब लग रहा है कि नहीं यार हमारे परिवार के ऊपर हमला हो गया, तो सही में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई, तब इनके पास कहने के लिए कुछ नए शब्द हैं ही नहीं जिससे ये लोगों को कन्विंस कर सकें कि भाई हमारे लिए तुम्हारे मन में जो है सहानुभूति थोड़ी होनी चाहिए। अब एक और प्रश्न आया था कल स्पेस में कि इससे क्या होगा कि महागठबंधन के लिए राहुल गांधी अगर कंटेस्ट नहीं करते हैं तो रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा कि अब क्योंकि राहुल गांधी की स्वीकार्यता नहीं थी, या कांग्रेस चाह रहा था कि कांग्रेस ही लीड करे, अब उनके पास कोई नेता नहीं है, इसलिए अब महागठबंधन के लोग एक साथ आ सकते हैं और वो शायद ममता बनर्जी को चुन लेंगे या किसी एक को जो है प्रमोट कर सकते हैं महागठबंधन का फेस बना के। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। पहला यह है कि इससे पहले भी जब महागठबंधन बने थे 2014 या 19 में, तो कभी इन्होंने क्या प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया था? पहले नहीं किया था। पहले कभी कांग्रेस ने बोला था कि हम राहुल गांधी को ही पीएम बनाएंगे, अड़ गई हो, ऐसा नहीं बोला था। कांग्रेस यह बोलती थी कि हम एक बड़ी पार्टी हैं तो हम लीड करेंगे, या उस रोल में अपने आप को ये स्वतः देखते थे, या बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो देखती थी कि इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, जो भी है, 1-2 सीट हर जगह से आ रहे हैं, उस हिसाब से ये लोग देखते थे। तो ये तो पहले भी नहीं था महागठबंधन के सामने कि नहीं राहुल अड़ गए हैं कि नहीं हम ही बने इसलिए वो टूट जाता था, नहीं। महागठबंधन के लोग पहले भी इसी कारण से बिखरते रहे थे, क्योंकि जो भी छोटे छोटे या बड़े बड़े राज्यों के नेता हैं उनके अपने थे कि नहीं नीतीश कुमार को बनना था एक बार प्रधानमंत्री का चेहरा, एक बार ममता को बनना था, अभी स्टालिन को हो सकता है बनना होगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जाके बोल चुके हैं कि नहीं हमें जो है ये सब भूल करके स्टालिन को, साउथ से भी किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ये सारी बातें चल रही हैं। तो यह भी निराधार बात है कि राहुल गांधी के हट जाने के बाद महागठबंधन जो है लामबंद होके और एक साथ लड़ने लगेगा। और इसका दूसरा कारण है जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मैं जो बोल रहा हूँ या मेरी जो समझ है राजनीति को लेके, उससे कई गुना अधिक समझ उन पार्टियों की होगी जिनके पार्टी के लोग किसी राज्य में मुख्यमंत्री हैं या विधायक हैं, जो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड जाके पता लगाते हैं कि लोग किसको वोट देना चाहते। तो आपको यह क्या वाकई लगता है कि वो यह नहीं समझ पा रहे होंगे कि भाजपा की स्थिति इतनी मजबूत है? भाजपा अगर गठबंधन में होती, और गठबंधन मतलब है तो कहने को एनडीए की सरकार अभी, लेकिन हम जानते हैं कि भाजपा को जो 272 है उससे अधिक सीटें दोनों बार आई, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि भाजपा को अगर 200 सीट मान लीजिए आती या 180 सीट अगर आती, तब तो महागठबंधन का चांस बनता था। और भाजपा या मोदी जी की पॉपुलैरिटी में अगर कमी आती आपको दिखती, तब तो इन लोगों का एक चांस बनता था महागठबंधन के आगे बढ़ने का, तब ये लोग यूनाइट होकर एक्चुअल में लड़ते भी। आप देखिए कि केरल में जो है
एक जगह कम्युनिस्ट के साथ है त्रिपुरा में और एक जगह जो है वो कम्युनिस्टों के अगेंस्ट, मतलब इनका इस तरह से रहा है ना, क्लैरिटी नहीं है। तो क्या जब ये महागठबंधन में आ जाएंगे, आप सोचिए एक बार, तो जहां पे ये अपोजिशन में है और जहां पे ये साथ है, तो आपको नहीं लगता है कि उनके वोट पे प्रभाव पड़ेगा इसका? तो कोई क्यों एक लॉस्ट कॉज के लिए, जो उनके पास स्वयं का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, उसको डिप्लीट क्यों करना चाहेगा, उसको क्षति क्यों पहुंचाना चाहेगा? इसीलिए महागठबंधन आपको दिखता है, लेकिन वो कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाता, एक साथ कभी नहीं आ पाता। न 14 में आया, न 19 में आया, और आप लिख कर रख लीजिए 24 में भी कोई थर्ड, फोर्थ, सेकेंड फ्रंट कुछ नहीं होगा। और तीसरा कारण, क्या गठबंधन के छोटे छोटे आपको नमूने नहीं दिखे? सपा बसपा का गठबंधन याद है, बुआ बबुआ, राहुल गांधी और अखिलेश जो है दोनों भाई भाई बन के बढ़ रहे थे आगे, क्या हुआ? उन सब का रिजल्ट हमने देखा है कि इट हैज फेल्ड, बुरी तरह से ये असफल रहे हैं। तो आपके पास कोई मतलब ऐसा उदाहरण भी नहीं है जहां महागठबंधन सफल हुआ। घूम फिर के आप फिर बिहार पे पहुंचेंगे, बिहार कोई महागठबंधन नहीं है, बिहार एक त्रिशंकु टाइप की स्थिति है कि 3 लोग हैं, 3 में 2 लोग जो भी साथ होंगे वो बन जाएंगे, उसकी सरकार बनेगी। तो वहाँ पे भी महागठबंधन टाइप का सिचुएशन कुछ भी नहीं है। महागठबंधन हो 3-4 पार्टी कम से कम एक साथ लिया, आपने कहाँ दिखा है? इस कारण से भी महागठबंधन और राहुल गांधी का कन्विक्शन, ये सब जो है वो अलग अलग है, हमें उसी तरह से देखना चाहिए। अब एक बात आती है कि क्या प्रियंका गांधी है इन सब के पीछे? 2019 के जुलाई में रिपब्लिक का एक छपा था उस वक्त कि प्रियंका गांधी राजीव शुक्ला के साथ मिलकर और कुछ जो इनसाइडर्स हैं उनको साथ करके ये अपने आप को कांग्रेस की पॉलिटिकल सुप्रीमो जो है बनाना चाहती है, अध्यक्षा बनाना चाहती है। कितनी सच्चाई है उसमें हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि अंततः सब कुछ स्पेकुलेशन ही है, कल्पनाशीलता ही है, ये भी एक मतलब बोला जाता है। उस पर आप देखिए कि ये उत्तर प्रदेश में भी इंचार्ज बनाई गई थी, हालांकि एक सीट को छोड़कर सारी सीटें कांग्रेस हार गई। इनके जो क्षेत्र में जो सीटें इनको अलॉट की गई थी कि आपको ये सब देखना है। और कहीं ना कहीं जब आप एक पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहे हों या आपके ऊपर जो है आरोप लगे हुए हैं, आपके पति के ऊपर ईडी, सीबीआई और तमाम तरह की संस्थाएं हों, आपके स्वयं के ऊपर भी कुछ तरह के इस तरह के हों, तब फिर होता है कि पॉलिटिकली फिर भाई बहन फलाना ढिमका ये सब जो है परे रख के अपना भविष्य लोग देखने लगते हैं। तो संभव है कि ऊपर ऊपर जो इस तरह से शहादत और फलाना ढिमका की बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को भी स्थापित करने के लिए कि हम भी एक पॉलिटिकल वॉइस हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें कि मुझे भी थोड़ा फ्रंट में लाओ, मैं भी कहीं से अब हो गया ना कि अब बोलेंगे कि ये आउट ऑफ नेसेसिटी है। तो आपको हो सकता है कि वायनाड से अगला चुनाव प्रियंका गांधी लड़ ले, ये एक प्रोबेबिलिटी है। अब बोलेंगे कि जब परिवार पे इस तरह के हमले हो रहे हैं तो मैं अगर आगे नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? कार्यकर्ताओं की पुकार है ये, प्रियंका गांधी आ गए, और प्रियंका गांधी वायनाड से हो सकता है चुनाव लड़ेंगी अगला, अगर ये कन्विक्शन इस तरह से ही चलता रहा तो। एक और प्रश्न है, क्या इससे राहुल गांधी के स्टैचर में कुछ मतलब वृद्धि हो जाएगी, वो और बड़े नेता हो जाएंगे क्या? राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, संभवतः वो स्वयं को भी सीरियसली नहीं लेते, तो उनका स्टेचर है ही नहीं कि वो लार्ज या छोटा हो सके, वो नगण्य एक तरह से स्टेचर है उनका। तो हमें उसी तरह से उसको देखना चाहिए और इसमें इतना नहीं घुसना चाहिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो कर रहे थे, क्या हो गया? स्टेचर बढ़ गया उनका। शिवावतार बन रहे थे, गंगा पुत्र बन रहे थे, गंगा पुत्री बन रही थी प्रियंका गांधी, शिव भक्त, राम भक्त, जनेऊ बांधे हुए हैं, दौड़ते हुए वैष्णो देवी चढ़ रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं, कैलाश पे जा रहे हैं, हर तरह का कार्य तो राहुल गांधी ने कर लिया।
तो राहुल गांधी ने जब ये सब किया ना, तो राहुल गांधी की छवि आप उसको मोदी के समकक्ष अगर देखें, हालांकि दोनों बराबर है नहीं, मोदी वह करता है जो वो करते आया है। मंदिर में जाएंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, आरती करेंगे, वो अपेक्षित है मोदी से। राहुल गांधी अचानक से, मतलब माता ईसाई, उनके नाना जो है, मतलब इंदिरा गांधी के पति पारसी थे, फिरोज गांधी जी, मतलब उस तरह से करते आए। तो आप फिर भी गोत्र का लोप नहीं हुआ राहुल गांधी का। आप यह भी देखिए, गोत्र उनका दत्तात्रेय गोत्र है और कश्मीरी ब्राह्मण है, वो आज भी बचे हुए, वो क्लेम करते हैं कन्वीनियंटली जहाँ पे उनको क्लेम करना होता है। बाकी उनकी पार्टी ब्राह्मणों को गरियाती है, उनके पार्टी के लोग, उनके लोगों ने मतलब आया है, हमने देखा है कि इनके समर्थक जो हैं वो सुअर के ऊपर जनेऊ डाल के ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं। ये सब होता रहा है। तो राहुल गांधी की छवि जो है ना, अगर मोदी के साथ देखा जाए, मोदी पे त्रिपुंड शोभित होता है। राहुल गांधी जब त्रिपुंड लगाते हैं तो बहुरूपिये की तरह लगते हैं, जो गली मोहल्लों में चलते हैं ना, वो सांप लगा लेगा और वो जटा बना लेगा, उस तरह से चलेगा। हालांकि हम उनका भी सम्मान करते हैं, वो भी जो मिलते हैं कि हम उन्हें देवता के एक रूप में देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी को देखकर वह भाव जो एक बहुरूपिये को भी देखकर आता है हमारे समाज में, राहुल गांधी को देखकर वह भाव भी नहीं आता। जहां बहुरूपिया समाज में एक चलती फिरती देव मूर्ति बनके या देवी की मूर्ति बनके चलते हैं, उसे हम प्रणाम भी कर लेते हैं सम्मान के कारण कि उसने हमारे देवता का रूप धारण किया हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जब वही कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि ये या ठगना चाहता है। हर बहुरूपिया नकारात्मक नहीं होता है। हालांकि बहुरूपिया जो है, एक आप कह सकते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, भारत का पारंपरिक लोक कला है। लेकिन जब राहुल गांधी के संदर्भ में वही शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, तो वह नकारात्मक रूप से अपने उस रूप का, वो जो मल रहे हैं सर पे त्रिपुंड, उसका लाभ उठाने की चेष्टा की जा रही, इसलिए वो नकारात्मक हो जाती है और उसके लिए आपके मन में आदर भाव नहीं आएगा। आपको लगेगा ये हमारे धर्म को अपमानित कर रहा है। इस कारण से राहुल गांधी के साथ जो ये हुआ, इससे उनके स्टेचर को कोई बूस्ट नहीं मिलने वाला है। ये राहुल गांधी के साथ होने वाली कई घटनाओं में एक घटना है। न पहले कोई उसकी महत्ता थी, ना आज उसकी कोई महत्ता है, इसलिए इसे उस तरह से भी नहीं देखा जाना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि क्या ये कानून होना चाहिए? कानून तो बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेटिफाई भी किया हुआ है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अभी जो हुआ कि कुछ राहुल गांधी ने बोला और उस पर जो है उनको 2 वर्ष की सज़ा दे दी गई, मैं कहूँगा कि नहीं, ये गलत है। ये अनुपात में नहीं है, जो बोला गया उसके अनुपात में यह दंड नहीं है। हालांकि इसमें गलती जो है वह राहुल गांधी के वकीलों की ही है। फिर भी एक निष्पक्ष भाव से अगर आप देखें कि उन्होंने कुछ बोला, और जब आप कोर्ट रूम में लॉयर्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इंटेंट भी देखते हैं, तो यह इंटेंट कोई साबित नहीं कर पाएगा कि राहुल गांधी का हमला जो है वो तेली कम्युनिटी पे था। बिल्कुल नहीं था। मैं भाजपा का समर्थक हूँ, मोदी जी का समर्थक हूँ, फिर भी मैं आपको यह कह रहा हूँ कि नहीं, राहुल गांधी के स्टेटमेंट में से किसी भी मोदी कम्युनिटी का कोई अपमान नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप बिना परिस्थिति देखे हुए, बिना समय देखे हुए, बिना संदर्भ देखे हुए इन चीज़ों की व्याख्या नहीं कर सकते। राहुल गांधी का टारगेट थे मोदी, तो ललित मोदी, नीरव मोदी बोलते हुए नरेंद्र मोदी को चोर कहना चाहते थे, ना कि पूरे मोदी कम्युनिटी को। तो उनको 2 वर्ष का जो दंड मिला है, मुझे लगता है कि वो अनुचित है। हाँ, उसका कारण वो स्वयं है, उनके लॉयर नहीं गए। लेकिन अगर फिर से ये चले और एक्चुअल में, तो वही जज इन्हें 2 वर्ष का दंड नहीं देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब रेटिफाई किया था तो उनका इंटेंट यह था कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है और खिंच जाती है कई बार कि हम
अपील हो गया, फिर जो है अपील होगा, फिर उसका डेट आएगा, वो अनंत काल तक खिंचता रह जाता है। लोग अपने रसूख का प्रयोग करते हैं, स्ट्रक्चर का, और तारीख लेते चले जाते हैं। इससे इस पूरे कानून की मतलब व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस कारण उन्होंने कहा कन्विक्शन जो ही हुआ समाप्त हो गई। बाद में आप अपील करते रहिए और दोबारा वो जो है वो अगर रिवर्ट हो जाता है तो वो रिवर्ट करा लिया जाएगा और फिर आपको दोबारा से या तो चुनाव लड़ लीजिए या फिर जो है रीइंस्टेट हो जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था होगी। अब इस पे जो मेरा मानना है कि इस पे होना क्या चाहिए आगे, मतलब इस तरह के कानून, इस पे इलेक्शन कमीशन का अपना मैकेनिज़्म है कि रैली में किसी ने इस तरह की बात कर दी जो अलग तरह की है, जो नहीं बोली जानी चाहिए, तो 2 दिन के लिए, सप्ताह भर के लिए जो इंटेंसिटी होती है उसी हिसाब से उसको सस्पेंड कर देते हैं। यही होना चाहिए। और दूसरा, आप कहेंगे कि नहीं कुछ लोग एकदम एक्सट्रीम में चले जाते हैं और वास्तव में किसी ने पूरी कम्युनिटी को ही गाली दे दी, उसके लिए भी लॉज हैं बने हुए। उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाला संवैधानिक जो व्यवस्था है, तो उसके हिसाब से आप उस पर चला सकते हैं और इलेक्शन कमीशन उस पर निर्णय ले सकता है। लेकिन एक सेंटेंस बोलने के लिए, और जिसका इंटेंशन उस तरह का नहीं था, 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान, मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या भाजपा को कुछ मिलेगा? नहीं, भाजपा को भी इससे कुछ नहीं। ये सब कुछ आप देखें मज़े मज़े में हो गया। मज़े मज़े में राहुल गांधी जी ने बोल दिया। उनको लग रहा था कि हमारे बाप का राज चल रहा है, हमको जो मन होगा हम बोलेंगे, कोई कुछ नहीं हमारा उखाड़ सकता। उन्होंने मज़े मज़े में बोला। मज़े मज़े में भाजपा के नेता ने सोचा कि चलो एक कर देते हैं केस, क्या होगा? कुछ नहीं होता है राहुल गांधी पे केस करने से। राष्ट्र में बेल पे घूम ही रहे 6 केसेज में, इससे पहले भी मज़े मज़े में उसने मानहानि का दावा ठोक दिया। मज़े मज़े में इनके वकील साहब गए भी नहीं। मज़े मज़े में फिर सेंटेंसिंग हो गई। उसके बाद मज़े मज़े में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भयाक्रांत है, डरा हुआ है मोदी, डरो मत, फोटो चल रहा है, पोस्टरबाजी हो रही है। और मज़े मज़े में इन्होंने जो बोला था अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो अनफॉर्चुनेटली अब वो अनफॉर्चुनेट उतने नहीं रहे, क्योंकि वो मज़े मज़े में अब पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं बचे। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, इससे आप निश्चिंत रहिए कि सेंटेंसिंग घटा दी जाएगी। कन्विक्शन रहेगा भी तो सेंटेंसिंग घटाकर मुझे लगता है 2 महीने, 6 महीने या इस तरह से कर दी जाएगी, या फिर निरस्त कर दी जाए। लेकिन उनको अब दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे वायनाड से लड़े या जहाँ से भी लड़े, अगर सुप्रीम कोर्ट रिवर्स भी कर देती है तब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर जाने तक, मान लीजिए कि अपील करने के लिए इनके पास जो समय अवधि है उसमें ये हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे या डायरेक्ट पहुँचे, जैसे भी आप पहुँचते हैं, उसके बीच अगर इलेक्शन कमीशन जो है अनाउंस कर देता है वायनाड में उपचुनाव, तब ये राहुल गांधी नहीं लड़ सकते हैं। वहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति को लड़ना होगा उपचुनाव। या तो सीट सितंबर तक तो घोषणा करनी ही पड़ेगी, मतलब 6 महीने के अंदर करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन बाउंड है ऐसे मामले में उपचुनाव की घोषणा। अगर अभी कर दे सुप्रीम कोर्ट के रिवर्सल से पहले, तो भी राहुल गांधी न चुनाव लड़ सकेंगे जब तक कि अब 2024 के चुनाव में वापस जो है वो लड़ पाएंगे। तो ये पूरी कथा कहानी है। अब कॉन्फ्रेंस जो है अगले 7 मिनट में जो है आरंभ होने वाली है। देखते हैं उसमें क्या आता है। कुछ अगर नया बोलेंगे तो मैं उस पर भी एक मतलब या तो प्रतिक्रिया या फिर रिव्यू या उस तरह की बात लेकर के आऊँगा। आप लोग जुड़े और पेशेंटली इतने देर तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो जिस समय पर मिलते रहें। जुड़ने के लिए आभार, नमस्कार।